कनाडा। रात को रावी, वीरा, आहाना, शिव और सुल्तान प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट के बाहर आ गए। बाहर पहले से ही कई सारी गाड़ियां खड़ी थीं और उनके बाहर कई सारे सूट पहने लोग। जैसे ही उन्होंने उन लोगों को एयरपोर्ट से बाहर आते देखा, सब अपने हाथ में बुके लेकर आगे आने लगे। आहाना ऑनरेबल एक्सपीरियंस को काफी एंजॉय कर रही थी। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर किसी बुके को एक्सेप्ट करती, एक आवाज उन सब के कानों में आई। वीरा ने कहा, क्या आप लोगों को इस समय बाकी कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी कंपनी वापस जाओ। इतना कहकर वो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े इसके स्टोरे और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उदास हो गए। ड्रेस फॉर मी के एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव उन दोनों को जानते थे, पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में यह शामिल था कि वह कंपनी की किसी भी बात को बाहर नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर उन्हें काफी बड़ा अमाउंट देने के साथ कंपनी से रिजाइन भी करना पड़ता था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। राजन शाही या आरवी की कंपनी से निकाले जाने पर वो ईसान अपने साथ एक लेटर लेकर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती थी। यह रूल रावी और वीरा ने 2 साल पहले ही बनाई थी, जब उनकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने वहां की इंफॉर्मेशन बाहर भेजने की कोशिश की थी। आहाना मुंह बनाकर उनके पीछे जाने लगी। सब गाड़ी में बैठे गाड़ी कनाडा की सड़कों पर दौड़ने लगी। वीरा अपने अपने हाथ में एक फाइल ली और आगे बैठे शिव से कहा, सिचुएशन अभी कैसी है? शिव ने कहा, अभी हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है। वीरा ने कहा, गुड। लोगों को यही सोचने दो कि स्टोर ओपन नहीं हो पाएंगे। आरएस कॉरपोरेशन चलो। राजन शाही की कंपनी विदेशों में भी थी, इसीलिए उन दोनों को काफी लोग यहां जानते थे। राजवंश कॉरपोरेशन। वायु धैर्य की तरफ बढ़ रहा था और धैर्य भी उसकी आंखों में ही देख रही थी, जो कुछ अनसुलझे जज्बात बयां कर रहे थे। इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, वायु को अपना हाथ खिंचता सा महसूस हुआ। उसने देखा कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने अपना सिर उठाकर और कहा, वायु, हमें अंदर चलना चाहिए। वायु ने घूर कर उसे देखा, जिससे वह लड़की डर कर 2 कदम पीछे हट गई। वायु जैसे ही धैर्य से कुछ कहने वाला था, वहां तेजस आ गया। तेजस सीधा चलकर ढेरिया के पास खड़ा हुआ और कहने लगा, भाभी, आप अंदर नहीं गई। वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। तेजस ने अभी तक किसी को नहीं देखा था। उसकी नजर तो सिर्फ धैर्य पर थी। तभी किसी के कुछ कहने की आवाज आई, तेजस, क्या आप इस लड़की को भाभी कह रहे हैं? पर क्यों? तेजस ने सिर घुमाया और उसने वहां अपने भाई को खड़ा देखा, जो उसे ही घूर रहा था। तभी फिर से वही आवाज आई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे तेजस? तेजस ने आवाज की दिशा में देखा और कहा, स्वीटी, तुम यहां क्या कर रही हो? स्वीटी मुस्कुराई और कहने लगी, मैं काम से आई हूं। वायु की नजर अभी भी धैर्य पर थी। उसने अपने इमोशंस छुपाए और सबको क्रॉस कर कर आगे चला गया। धैर्य जाते हुए उसकी पीठ को देख रही थी। स्वीटी भी तुरंत वायु के पीछे गई और उसके साथ साथ चलने लगी। कंपनी के सारे लोग उनके सीईओ वायु के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। 7 सालों में कभी उन्होंने न किसी अफवाह में, न हकीकत में किसी लड़की के साथ देखा था। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ढेरिया प्रोजेक्टर के पास खड़ी थी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वहां लगे टेबल की सीट पर कई सारे लोग बैठे थे। ढेरिया ने लंबी सांस ली और प्रोजेक्टर से अपने डिजाइन्स को कनेक्ट कर कर उनके बारे में समझाने लगी। उसका बनाया हुआ हर एक डिजाइन डिटेलिंग और एम्ब्रॉयडरी में काफी ज्यादा सुंदर था। लगभग 1 घंटे बाद सारे डिजाइन्स के प्रेजेंटेशन कर देने के बाद प्रोजेक्टर ऑफ हुआ और उस कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट ऑन हो गई। अभी तक धैर्य ने नहीं देखा था कि वहां कौन कौन बैठा है। जैसे ही लाइट ऑन हुई, वहां पर तालियों की आवाज आने लगी। धैर्य इसी डर में थी कि शायद उसके डिजाइनर सिलेक्ट ना हो। सीट से एक लेडी उठकर खड़ी हुई, जिन्होंने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, और वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने इतने अच्छे डिजाइन्स बनाए हैं, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड। सूरज ने कहा, कृपा मैम, हम सबको डिस्कस कर लेना चाहिए। कृपा जी ने हाँ में सिर हिलाया और वापस बैठ गई। उन्होंने धैर्य को भी बैठने को कहा। डिस्कशन काफी समय तक चलता रहा कि उन्हें किस तरह के डिजाइन को मार्केट में लाना चाहिए। कृपा जी ने धैर्य की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? धैर्य ने कॉन्फिडेंटली होकर कहा, विंटर अभी खत्म हुए हैं और समर शुरू होने वाला है।
तो हमें ऐसे डिजाइन्स लाने चाहिए जो कंफर्टेबल हो और हमें कलर्स को ज्यादा डार्क नहीं रखना चाहिए। हमारा आने वाला प्रोजेक्ट दी एंजल क्लॉथ स्पेशली बच्चों के लिए है और बच्चों को बहुत जल्दी कपड़ों से रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए हमें उनके लिए सूटेबल मल्टीलेयर को यूज करना चाहिए। कृपा जी ढेरिया की हर बात से सहमत थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई। कृपा जी ने अपने साथ में बैठी लड़की को खड़ा किया और सबकी तरफ देखकर, एवरीवन प्लीज, मिस स्वीटी हमारे ड्रेसेस का एंडोर्समेंट करेगी, तो मिस धैर्या इनके साइज और मेजरमेंट के हिसाब से डिजाइन करें। स्वीटी जो कब से ढेरिया को घूर रही थी, उसने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, मुझे आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। उसने नहीं सोचा था कि वह लड़की जिससे वह ऑफिस के बाहर टकराई थी, वह यहाँ पर डिजाइनर के तौर पर काम करती होगी। आज का मीटिंग के बाद सब अपने अपने कामों पर चले गए। धैर्या इस समय काफी खुश थी। वह खुशी खुशी वापस अपना काम करने लगी। चित्रा और मनुष्य ने जब उसे ऐसे देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। मानुषी ने कहा, क्या इसकी डिजाइन अप्रूव हो गई? चित्रा ने, हाँ, मुझे पता चला है कृपा मैम को इसके डिजाइन कुछ ज्यादा ही पसंद है। वीर ढेरिया के पास आकर कहने लगा, तो तुम्हारी डिजाइनर अप्रूव हो गए? ढेरिया ने हाँ में सर हिलाया और अपनी फाइल पर काम करने के लगी। वीर उसके डेस्क के पास बैठा और कहने लगा, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम सीओ वायु की वाइफ हो, तो तुम ये काम ही क्यों करती हो? यह सुनते ही ढेरिया का हाथ एक पल के लिए रुक गया, पर फिर उसने अपने चेहरे के इमोशन छुपाते हुए कहा, वीर, आपको हमारी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपना काम करें। वीर उसकी आवाज में गुस्सा महसूस कर सकता था, इसलिए वो उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद धैर्या किसी काम से डिपार्टमेंट के बाहर जा रही थी कि उसे थोड़ी दूर कृपा जी दिखी। वह उनके पास से गुजर ही रही थी कि उसने उन्हें बात करते सुना। कृपा जी फोन पर कह रही थी कि ज्योति तुम चिंता मत करो, हर्ष की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। ज्योति का नाम सुनते ही धैर्या के कदम रुक गए। उसने सोचा, क्या ज्योति राजवंश खानदान के यही रहती है? ढेरिया सुबह से इसी बात से परेशानी में थी कि वह ज्योति का पता कैसे लगाए। इससे पहले कि वह कहती, कृपा जी से कुछ वहां से जा चुकी थी। लंच टाइम में ढेरिया काफी परेशान थी और उसका एक हाथ अपने दिल के पास था। तभी उसने दूर से सिद्धार्थ को आते देखा। वह उठकर खड़ी हुई और तुरंत उसके पास चले गई। सिद्धार्थ जो वायु की केबिन में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जा रहा था, धैर्या को इस तरह अपने पास आते देख रुक गया और कहने लगा, धीरे, तुम्हें इतना ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। धैर्या रुकी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, हमें आपसे बात करनी है। सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करी और ठीक है। थोड़ी देर बाद धैर्या और सिद्धार्थ ढेरिया का डेस्क के पास बैठे थे। ढेरिया ने लंबी सांस ली और कहा, हमें राजवंश हवेली जाना है। एक पल के लिए सिद्धार्थ हैरान हो गया और फिर खुद को संभालते हुए कहने लगा, तुम्हें राजवंश हवेली क्यों जाना है? और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, 1 मिनट, क्या तुम वहां जाकर सबको अपने वायु के बारे में बताने वाली हो? पर तुम तो इस शादी को मानती ही नहीं हो ना? धैर्या ने घूर कर सिद्धार्थ को देखा और कहा, हम माने या ना माने, वो वायु और हम देख लेंगे। आप बस इतना बताइए, क्या आप हमें वहां ले जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने आसपास देखा और कहा, ढेरिया, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वैसे तुम वायु को उसके नाम से पुकारती हो? धैर्या ने लापरवाही से कहा, हाँ, क्या वो उनका नाम नहीं है? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और सोचा, अगर किसी ने ढेरिया को वायु का नाम लेते देख लिया तो क्या होगा? वो अपने ख्यालों में ही था कि उसे ढेरिया की आवाज आई, तो कब चले? सिद्धांत ने कहा, मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा, पर हम कारण क्या देंगे? धैर्या ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी फिक्र आप ना करें। सिद्धार्थ ने आगे बहस नहीं करी और कहा, ठीक है, चलो। धैर्या ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर रुकिए। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोलता, पीछे से करण की आवाज आई, मैम चले। सिद्धार्थ ने पीछे खड़े करण को देखा और कहा, तो इसलिए रुकना है। धैर्या ने कुछ नहीं कहा और उठकर करण के साथ चली गई। जब वह दोनों वायु के केबिन में पहुंचे तो करण ने धैर्या के लिए दरवाजा खोल दिया। धैर्या ने मुस्कुराकर करण को दिखा और अंदर चली गई। अंदर वायु किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ धैर्या की तरफ से, इसीलिए वह उसे नहीं देख पाया।
धैर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी वायु के फोन पर बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसने सुना कि वायु किसी को फोन पर कह रहा था, मैं घर नहीं आ रहा हूं, बस सारी चीजें आप खुद कर लें। इतना कहकर उसके फोन कट कर दिया। धैर्या को कुछ समझ नहीं आया। वायु पीछे मुड़ा और उसने देखा कि धैर्या के दरवाजे से लगकर खड़ी थी। वायु ने अपनी एक ऑयब्रो ऊपर की ओर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम दरवाजा खोलकर तुरंत भाग जाओगी? इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। धैर्या ने एक नजर उसे देखा और उसके पास वाले सोफे पर बैठ गई। वायु प्लेट में खाना निकालते हुए कहने लगा, तुम्हारे डिजाइन सच में काफी अच्छे थे। वायु का ध्यान वैसे भी उस मीटिंग में धैर्या के फेस पर ही था। उसने डिजाइन्स पर इतना गौर नहीं किया, और जब उसकी माँ ने अप्रूव कर दिया तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। धैर्या ने वह प्लेट ली और खाना खाते हुए कहने लगी, हमें नहीं लगा था कि उन डिजाइन को आगे ले जाया जाएगा, पर हम खुश हैं। वायु ने धैर्या के चेहरे को देखा जो खुशी से चमक रहा था, और अपने एक अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम खुश हो, इतना ही काफी है। धैर्या का दिल अचानक से नरम हो गया। उसने वायु की तरफ देखा और कहा, हम अगर आपने कुछ मांगेंगे तो आप हमें वह देंगे। वायु मुस्कुराया और उसकी प्लेट में और खाना डालते हुए कहने लगा, तुम मांग कर देखो। धैर्य ने अपने सर नीचे करो और कहा, हम वक्त आने पर मांग लेंगे। वायु मुस्कुराया और कहने लगा, जिंदगी का सारा वक्त हमारा ही है। यह सुनते ही धैर्य का दिल जम गया। उसने कुछ नहीं कहा। वायु, जिंदगी का सारा वक्त नहीं है हमारे पास। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पास सच में कितना वक्त है। आपको और हमारी दोनों बेटियों को हमसे दूर कर देना चाहते हैं, ताकि हमें मौत के बाद यह गम न रहे कि हमने किसी को भी अकेला छोड़ा है। ये सब सोचते हुए उसकी आंख से आंसू की बूंद गिर गई। वायु ने जब धैर्या की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, जान, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अभी वह दूंगा। धैर्या मुस्कुराई और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वायु का मन बहलाने के लिए आसपास देखकर कहने लगी, वह लड़की कहाँ गई जिससे आप अपने साथ लेकर आए थे? यह कहते हुए वह पूरे कमरे को अपनी आंखों से स्कैन करने लगी। वायु ने प्लेट ली और जूस का गिलास धैर्या के हाथों में देकर कहने लगा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? धैर्या ने मुंह बनाते हुए वायु को देखा और मुंह फुलाते हुए कहने लगी, हम क्यों चले गए, आपकी मर्जी, आप जिसे चाहे अपने साथ रखें। धैर्या को नहीं पता था और उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। वायु ने धैर्या की नाक खींची और कहा, जान, मैं तो चाहता हूं तुम ही हमेशा मेरे पास रहो। अगर तुम मुझसे दूर भागती रहोगी तो मुझे कोई और ढूंढनी ही पड़ेगी ना। धैर्या ने वायु का हाथ झटका और खड़े होते हुए कहने लगी, हमने आपको मना नहीं किया है, जो करना है करिए। यह कहते हुए वह आगे बढ़ने लगी। वायु खड़ा हुआ। उसने धैर्या की कमर से पकड़ी और अपने सिर धैर्या के कंधे पर रखा और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहने लगा, मैंने तो पहले ही ढूंढ ली है। यह कहते हुए उसने धैर्या को अपनी तरफ पलटा और उसके माथे पर किस किया। धैर्या की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, हमें आज भी कहीं जाना है। वायु ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ा और कहा, तुम्हें हमेशा कहीं जाना रहता है और तुम मेरे पास आ जाती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है। यह कहते हुए वह उससे दूर हुआ। धैर्या ने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वायु ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, फीस दो और चली जाओ धैर्या को। पिछला दिन याद आ गया कि फीस क्या थी। उसने घूर कर वायु को देखा और कहा, आपको नहीं लगता आप बेशर्म बनते जा रहे हैं? वायु ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और कहा अपनी बीवी से, कैसी शर्म। अब धैर्या के पास कोई जवाब नहीं था। नीचे सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम करेंगे। यह कहते हुए वो धीमे कदमों से वायु के पास आने लगी। वायु एक तक उसे देख रहा था। धैर्या उसके पास आकर रुकी और अपने पैरों पर खड़े होकर उसके गाल पर किस करने लगी कि तभी वायु ने अपना चेहरा घुमा लिया और धैर्या के होंठ उसके गालों की जगह होंठों से टकरा गया। धैर्या उस पल में जम गई और कोई मूवमेंट नहीं कर पाई। इससे पहले कि वह वायु से अलग होती, वायु ने उसकी कमर से पकड़कर उस छोटे से किस को पैशनेट किस में बदलना शुरू कर दिया।
वह घरिया को ऐसे किस कर रहा था जैसे ढेरिया की सांसें ही उसे जिंदगी देने वाली हो। ढेरिया अपनी हर बढ़ती धड़कन के साथ वायु को महसूस कर रही थी। आज वह उसे रोक नहीं पा रही थी। जब से उसे पता चला है यह उसके पास जिंदगी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उसे ऐसे लगने लगा है कि वायु की अहमियत उसकी जिंदगी में बहुत है। वह नहीं जानती कि प्यार कैसे करना है, पर किसी से प्यार मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और वह वायु से मिल रहे इस प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। वायु ने देखा कि ढेरिया है, उसे रिजेक्ट नहीं कर रही है, तो वह और भी डिपली उसे किस करने लगा। वह उसके होंठों से अलग होकर उसकी गर्दन और कॉलर बैंड पर किस करना स्टार्ट कर चुका था। ढेरिया को पता ही नहीं चला कि उसका एक हाथ कब वायु की पीठ और दूसरा उसके बालों में चलने लगा था। ढेरिया की नेक पर किस करते हुए वायु उसे अपनी केबिन की दीवार से सटा चुका था। उसने ढेरिया के दोनों हाथ पकड़कर दीवार में पूंछ कर दिया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। जब धैर्य कल उसे इतनी परेशान होकर कहीं जाती हुई दिखी थी और उसके जाने के बाद से उसके दिल में जो बेचैनी हुई थी, उसने उसे अंदर तक डरा दिया था। वह ढेरिया को अपनी सांसों, धड़कन और आत्मा में बसा देना चाहता था ताकि वह उससे कभी दूर न जाए। वायु अब धैर्य को किस करने की जगह बाइट करने लगा था। धैर्य की हल्की सी आह निकल रही थी जो उसे और एक्साइट कर रही थी। वायु ने अपना सर उठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे वापस किस करने ही वाला था कि तभी फोन की रिंगटोन ने दोनों का ध्यान तोड़ दिया। धैर्य अपने सेंसर में वापस आई और वायु को धक्का देकर दूर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी कट्ठे में जाकर खुद जाए। उसने खुद से कहा, ढेरिया, तुम ये क्या कर रही थी? वायु तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमने क्या कर दिया? हम अपने जज्बातों को काबू क्यों नहीं कर पाए? क्यों वायु की तरफ खींचे चले गए? वायु अपने इतने अच्छे मोमेंट को खराब होता देता देख बहुत चिढ़ गया था। उसने अपना फोन उठाया और रिसीव कर कर थोड़ा गुस्से में कहने लगा, क्या काम है? दूसरी तरफ से कृपा जी की आवाज आई, वायु, आपको पता है ना आज कितना जरूरी दिन है, आप हवेली आ जाइए। वायु ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपना सर घुमाकर धैर्य की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा पूरी तरह लाल था। उसे बहुत निराशा हो रही थी, पर वह खुश भी था कि ढेरिया ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। ढेरिया से एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा था। उसने हिम्मत कर कर कहा, हे हेच, हमें जी जाना है। क्या हम जाए? वायु का मन ढेरिया को जाने देने का बिल्कुल नहीं था, पर उसने मन मारकर कहा, ठीक है। ढेरिया दरवाजा खोलकर ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। वायु ने उसकी इस हरकत को देखा और उसकी होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। ढेरिया जब बिल्डिंग के नीचे आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था और अपनी घड़ी की तरफ भी देख रहा था। वह वहां आई और कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, ज्यादा समय लग गया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच में काफी समय लग गया। यह कहते हुए उसकी नजर आकांक्षा की गर्दन पर गई और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? धैर्य ने नासमझी में उसे देखा तो सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा कर दिया। धैर्य ने अपना सिर झुकाया और अपनी गर्दन और सीने की तरफ देखने लगी, जहां पर वायु के लव बाइट्स साफ नजर आ रहे थे। उसकी फेयर स्किन अब हल्की लाल और गुलाबी दिख रही थी। यह देखते ही ढेरिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो सीधे कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ की होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और वह भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने देखा ढेरिया के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने कार स्टार्ट की और कहा, इस बॉक्स में क्या है? धैर्य खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिद्धार्थ देहरादून की सड़कों पर अपनी गाड़ी को चलाते हुए कहने लगा, वैसे पहली बार ससुराल जा रही हो, कैसी फीलिंग हो रही है? सिद्धार्थ के शब्द पर ध्यान देते ही है ढेरिया का दिल अजीब की हलचल महसूस करने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी हवेली में वह कार एंटर हुई। वह हवेली काफी ज्यादा पुरानी और शाही दिख रही थी। बाहर का एंटीक मॉडल काफी पुराना दिख रहा था। गाड़ी एक बड़े से गार्डन से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और कई तरह के फूल लगे थे। धैर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी।
वह अपनी चमकती हुई आंखों से गाड़ी के विंडो से बाहर देख रही थी। वह कई सारे गार्ड्स खड़े थे और उन सब के पास बंदूकें थीं। ढेरिया ने अपना सिर अंदर किया और कहाँ बाहर लोगों के पास हथियार है। सिद्धार्थ घरिया को देखा और कहने लगा, वह सब हमारी सेफ्टी के लिए, तुम चिंता मत करो। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। वह हवेली बाहर से जितनी पुरानी दिख रही थी, अंदर से उससे भी ज्यादा शानदार थी। बड़े से झूमर के नीचे कई सारे सोफे लगे थे और एंटीक आइटम्स को काफी अच्छे से सजाया गया था। बड़ी बड़ी पेंटर की पेंटिंग वहां की दीवारों पर सजी हुई थी। वह हवेली 4 अलग अलग फ्लोर में बटी थी, जहां तक लिफ्ट और सीढ़ियों दोनों से जाया जा सकता था। ढेरिया अपना सर चारों तरफ घुमाकर उस जगह को देख रही थी। लिविंग रूम में बैठे सभी की नजर सिद्धार्थ पर गई और उसके साथ आ रही लड़की पर भी। निर्मला देवी मंदिर घर में बैठी थी और उनके सामने एक पंडित जी बैठे थे जो काफी बुजुर्ग दिख रहे थे। निर्मला देवी ने उनसे कहा, शायद इस बार हम आपको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। उन पंडित जी को निर्मला देवी के यहाँ हर साल 56 भोग का थाल खिलाया जाता था और वह उनके काफी पुरानी पंडित थे। ढेरिया ने जैसे ही घर की चौखट के अंदर कदम रखा है, पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आंखें बंद कर ही कहा, आपकी समस्या का हल आ गया है हॉल में। कृपा जी, स्वीटी, स्वीटी की दादी, गौरव जी, रमन, ज्योति, हर्ष और काफी सारे लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर ढेरिया को देखकर अलग अलग भाव आ रहे थे और इन सबसे अलग भाव ज्योति के चेहरे पर थे। ज्योति का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने मन कहा, क्या उसे पता चल गया है? क्या ये अपनी दोनों बेटियों को यहां लेकर आई है? ये सोचते हुए वह ढेरिया के पीछे देख रही थी। गौरव जी ने ज्योति के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करें और धीरे से उससे कहा, तुम इस लड़की को ऐसे क्यों देख रही हो? ज्योति ने गौरव जी की तरफ सिर घुमाया और कहा, ये वही है। ये सुनते ही गौरव जी की आंखों में चमक आ गई और वह ध्यान से धैर्या को देखने लगे। ढेरिया ने लाल कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों का काजल और माथे की काली बिंदी उसके चेहरे को और खूबसूरत दिखा रही थी। वो ढेरिया को ध्यान से देखते हुए कहने लगे, वैसे वायु राजवंश के, आप सभी को बिठाइए, खाना अभी लग जाएगा। कृपा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उनके महाराज भी इतना सारा खाना 5 घंटे से पहले नहीं बना पाते थे। उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अंदर की तरफ चली गई। स्वीटी और ज्योति गुस्से में धैर्या को घूर रहे थे। उन्होंने उसकी इंसल्ट करने की और उसकी काम बिगाड़ने की काफी कोशिश की, पर उसके पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्हें सिद्धार्थ ने वहां छोड़ा था। वह जानता था कि कुछ लोगों को ढेरिया से जरूर परेशानी होगी। निर्मला देवी पंडित जी के पास आई और कहने लगी, आप बैठ सकते हैं। वायु ने तेजी से निर्मला देवी की तरफ देखा। वह कब से घर आ चुका था, पर निर्मला देवी ने उसे पूजा में बैठा दिया था, जिसके लिए वह उसे सुबह से घर बुला रही थी, और वह पूजा अभी अभी खत्म हुई थी। पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, बच्ची ने काफी जल्दी काम खत्म कर लिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी और उनके सारे शिष्य लाइन से बैठे थे। वायु भी वहीं पास में बैठा था। सबकी नजरें दूर से आ रहे कुछ लोगों पर गई। सबसे आगे धैर्य चल रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था। उसका रूप इस समय काफी तेजस्वी दिख रहा था। कोई भी उलझे नजर नहीं हटा पा रहा था। धैर्य ने आकर वह थाल पंडित जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, उम्मीद है आप मुझसे निराश नहीं होंगे। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही वायु गुस्से में धैर्य को घूर रहा था। वह देख सकता था कि उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। धैर्य वापस पीछे बैकयार्ड में चले गई। खाना हो जाने के बाद पंडित जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ज्योति और स्वीटी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह दोनों अपने कमरे में जा चुकी थीं। सबको आशीर्वाद देने के बाद पंडित जी ने धैर्य की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ बुलाया। जैसे ही ढेरिया उनका आशीर्वाद लेने लगी, उसी समय वायु भी झुका। पंडित जी मुस्कुराए और दोनों के सर पर हाथ रख दिया। उन्होंने धैर्य की तरफ देखकर कहा, सौभाग्यवती भव। धैर्य का शरीर जम गया और वो हैरान होकर खड़ा हो गई। उसने आसपास देखा। सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थीं और किसी ने पंडित जी की यह बात नहीं सुनी थी। पंडित जी मुस्कुराए और उन दोनों को देखकर कहने लगे, हमारी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम दोनों की जिंदगी आसान नहीं होगी और तुम्हारा प्यार तुम्हें शक्ति देगा। उन्होंने धैर्य की तरफ देखा और कहा, काफी कुछ अब तुम्हें करना है।
इसके लिए तैयार रहना। धैर्या ने नासमझी में उनकी तरफ देखा। तभी वायु का फोन बजा और वह बात करने के लिए उनसे दूर चला गया। पंडित जी मुड़कर जाने ही वाले थे कि धैर्या ने उन्हें आवाज दी। वह पीछे मुड़े और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। धैर्या ने अपना सिर नीचे किया और कहा, हमें क्या करना होगा, पर हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना बचा है। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, उस इंसान को देख रही हो? यह कहते हुए उनकी नजर वायु की तरफ थी। धैर्या ने भी उधर देखा। पंडित जी ने आगे कहा, वो तुमसे प्रेम करता है। प्रेम में बहुत ताकत होती है। जीवन हमारे हाथ में नहीं, पर हम हमारे जीवन के पलों को किस तरह से जीते हैं, वह हमारे हाथ में है बेटा। तुमने काफी को झेला है और अब खुशियों की बारी है। उन्हें खुद से दूर मत करो। यह कहते हुए वह आगे चले गए। धैर्या खाली आंखों से उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने सारे शिष्यों के साथ वहां से चले गए और नौकरानी वहां की सफाई करने लगी। तभी एक नौकरानी एक बर्तन लेकर जा रही थी और उसने गलती से वह धैर्या पर गिरा दिया। उसमें काफी गर्म पानी था। वायु थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। गर्म पानी गिरने से धैर्या को काफी जलन हो रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। नौकरानी ने अपना सर झुकाया और माफी मांगने लगी। वायु गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तेरा उसके पास जाना उसके लिए नई मुसीबत लाएगा, यह कहते हैं। उसकी नजर रमन पर थी, जो घूर कर धैर्या को देख रहा था। वायु ने जब रमन को धैर्या को इस तरह घूरता पाया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कृपा जी धैर्या के पास आई और कहने लगी, यह तो गर्म पानी था, तुम्हें जल रहा होगा। एक काम करो, ऊपर वाले गेस्ट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा देती हूं। धैर्या को सच में काफी जलन हो रही थी। उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया और उस लंबे से कॉरिडोर से आगे चले गई। उसके साथ एक नौकरानी उसे वह कमरा दिखाने के लिए चल रही थी, जिस नौकरानी ने धैर्या के कपड़ों पर वह गर्म पानी गिराया था। वह इस वक्त ज्योति के साथ खड़ी थी। ज्योति ने उसे घूर कर देखा और कहा, वह पानी तुम्हें उसके चेहरे पर फेंकना था। नौकरानी सर नीचे करते हुए कहा, वहां काफी सारे लोग थे। ज्योति ने गुस्से में खुद से कहा, तुम मुझसे मेरा सब कुछ नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगी। यह कहते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। इधर धैर्या उस कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ जा रही थी। तभी नौकरानी को किसी ने बुला लिया। धैर्या उसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, आप चले जाइए, हम उस जगह खुद चले जाएंगे। नौकरानी ने उसे वो कमरा बता दिया जो सेकंड फ्लोर पर था और वहां से चले गए। धैर्या अपने कपड़ों को साफ करते हुए आगे चल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने अपनी नजरें उठाई और अपने सामने रमन को पाया, जो बेशर्मी से उसे घूर रहा था। पहले के कपड़े गीले होने के कारण वो उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका फिगर साफ शो हो रहा था। धैर्या को उसकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वह से साइड से जाने लगी। रमन ने अपना एक हाथ उठाया और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। धैर्या ने उसे देखा और कहा, आप क्या करना चाहते हैं? हमें जाने दीजिए। रमन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, बस तुम्हारे साथ की कमी है। यह कहते हुए वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। धैर्या ने अपने कदमों को पीछे लिया और उसे वार्निंग लुक देकर कहने लगी, हमसे दूर रहिए, यहां अभी काफी लोग हैं, हमारी आवाज में सब यहां आ जाएंगे। रमन मुस्कुराया और कहने लगा, तुम आवाज देकर देखो, क्यों नहीं देती? धैर्या ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो मेन होल से काफी दूर था। अगर आवाज देने की कोशिश भी करती तो वह बाहर तक नहीं जाती। अब उसे डर लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, आप हमें जाने दीजिए। रमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं कैसे जाने दूं? यह कहते हुए उसके हाथ को सहला रहा था। धैर्या को उसकी छुअन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश कर रही थी, पर रमन ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था। तभी रमन को किसी ने पीछे खींच लिया। धैर्या ने देखा वहां गौरव जी खड़े थे, जो गुस्से में रमन को देख रहे थे। उन्होंने रमन को अपनी तरफ घुमाया और कहा, कितनी बार कहा है लड़कियों से दूर रहा करो। इस बच्ची के साथ क्या करना चाहते थे? रमन ने अपने पापा की तरफ देखा। गौरव जी ने कहा, अभी चले जाओ। रमन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चला गया। धैर्या ने कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। गौरव जी मुस्कुराए और धैर्या से कहने लगे, वह मेरा बेटा है, पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है।
उसकी गलती को माफ कर दो। ढेरिया को रमन के बारे में उसके पिता से कुछ कहना ठीक नहीं लगा। उसने सिर्फ हमें गर्दन हिलाई और आगे चली गई। थोड़ी दूर खड़ी निर्मला देवी यह सब कुछ देख रही थी और गौरव को ढेरिया की मदद करते देख उन्हें अच्छा लगा और वह भी पीछे मुड़कर वापस चले गई। गौरव जी ने उस जगह देखा जहां निर्मला देवी खड़ी थी और खुद से कहा, अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, वरना यह लड़का आज हम दोनों को यहां से निकलवा कर ही देता। ढेरिया के दिमाग में अभी भी रमन वाला इंसिडेंट चल रहा था और वह अपने हाथ को बार बार साफ कर रही थी। उसने सेकंड फ्लोर की जगह गलती से थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट खुलने के बाद वह उस कमरे को ढूंढने लगी जो उसे नौकरानी ने बताया था। खाली कॉरिडोर अलग अलग तरह के खूबसूरत सामानों से भरा था। ढेरिया अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए वहां चल रही थी। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और एक बड़े से हाथ में ढेरिया को अंदर खींच लिया।